हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरपी साइंस पॉइंट क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गांधी इरविन समझौता। ये गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, तो इसी समझौते को हम देखेंगे कि समझौते में क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के विस्तारित होते स्वरूप को देखते हुए वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। जो वायसराय इरविन था, उसने देखा कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसमें काफ़ी तेजी पकड़ लिया था, बहुत तेज देश में विस्तरित होने लगा था। ठीक है, अब देखा कि भाई देश में काफ़ी विस्तार होने लगा इस आंदोलन का, तो देश में जो मित्रता का वातावरण उत्पन्न करने के लिए, चूँकि मित्रता का वातावरण इसमें यह है कि अंग्रेज़ों और लोगों के बीच में मित्रता, भारतीय लोगों के बीच में मित्रता नहीं, अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच में मित्रता का भावना उत्पन्न करने के लिए जो इरविन था, उसने क्या किया कि महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर देता है। रिहा कब करता है? 26 जनवरी 1931 को। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि तेज बहादुर सप्रू एक व्यक्ति हैं, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, ये वकील थे। और एम आर जयकर दूसरे व्यक्ति कौन है? एम आर जयकर के प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता हुआ। तो तेज बहादुर सप्रू जी हैं और एम आर जयकर जी हैं, इन दोनों ने प्रयास किया। इन्हीं के प्रयासों से इरविन और महात्मा गांधी के मध्य में फरवरी के महीने में 1931 में दिल्ली में कुछ वार्ता हुई थी। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ, जो गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ताकि हमारा वो समय दे दिया। वो समय क्या था? तो 5 मार्च 1931 5 मार्च 1931 को इरविन और गांधी के बीच समझौता होता है, जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी। तो जो सरोजिनी नायडू थी, इन्होंने देखा कि गांधी और इरविन के बीच समझौता हो रहा है, तो इसी को देखते हुए दो महात्मा की संज्ञा दी थी। गांधी इरविन समझौते के अनुसार कुछ बातें होती हैं। जो इसमें पहला बात था वह ये इस प्रकार है कि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। ठीक, तो यहाँ पर हम ये देखें कि जो गांधी इरविन समझौता होता है, इस समझौते का जो पहला निष्कर्ष निकल के आता है कि गांधी जी के नेतृत्व में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो स्थगित हो जाता है, वो टल जाता है। दूसरा जो निष्कर्ष निकल के आता है कि सभी युद्ध बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था, को जेल से रिहा का आदेश। यानी जो भी युद्धबंदी थे, जिनके विरुद्ध देश जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था, मान लीजिए 10 बंदी हैं, उसमें 4 ऐसे बंदी हैं जिनके जिनके ऊपर हिंसा का आरोप नहीं है, तो उनको जेल से रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि जो जितने भी युद्धबंदी थे, जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था, उनको जेल से रिहा कर दिया जाता है। तीसरा निष्कर्ष निकल के आता है कि विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार। जो विदेशी कपड़े की दुकानें थी, जो शराब की दुकानें थी, वहाँ पर धरना दिया जाएगा, लेकिन हुड़दंग के साथ धरना नहीं देना है, शांति बनाकर वहाँ पर धरना देना है। चौथा निष्कर्ष निकल के आया था कि समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति। मतलब मान लीजिए कि जो समुद्र के किनारे प्रदेश थे, ठीक है, समुद्र तटीय जो प्रदेश थे, जो समुद्र किनारे ये प्रदेश सटे हुए थे, तो यहाँ पर आप नमक बना सकते हैं और सरकार को कर भी नहीं देंगे। यह समझौते का निष्कर्ष निकल कर आया था, चौथा। पांचवा निष्कर्ष हम देखते हैं क्या निकला था। पांचवा निष्कर्ष कहता है कि कांग्रेस द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। जो कांग्रेस थी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बना था,
यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के तैयार हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और हम देखते हैं कि गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ था। 1 बार, 2 बार, 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो व्यक्ति भाग लेने वाले थे वह थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे वे? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। बहुत बार पूछा गया है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वह व्यक्ति भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब यहाँ पे एक चीज़ सामने और निकल के आती है जो प्रॉब्लम खड़े कर देती है कि परंतु इस समझौते ने जनता को निराश किया। ठीक है, जो गांधी इरविन समझौता था इसने जनता को क्या कर दिया, जनता को निराश किया। क्यों निराश किया? क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी देने के लिए, ठीक है, फांसी न देने जाने की जनता की मांग थी। ठीक है, जो भगत सिंह थे, राजगुरु थे और सुखदेव जी थे। इन तीनों को फांसी तो दिया गया था, लेकिन जनता की डिमांड क्या थी? फांसी न देना। ठीक है, तो जनता की यह डिमांड थी कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी न दिया जाए और इस डिमांड को गांधी इरविन समझौते में रखा ही नहीं गया, इसलिए जनता यहाँ पर नाराज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर देख रहे हैं कि परंतु इस समझौते ने जनता को निराश किया। क्यों निराश किया भाई? क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित किया ही नहीं गया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और निकल कर आता है। जो इरविन के जीवनीकार थे उसका नाम था एलन कैंपबेल जॉनसन। उसका नाम क्या था? एलन कैंपबेल जॉनसन। ये कौन था? तो इरविन का जीवनीकार था। ठीक है, अब इसने क्या लिखा? इसने लिखा कि गांधी इरविन के बीच जो समझौता हुआ था, महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार बताया। जो भी महात्मा गांधी को लाभ हुए थे वे सांत्वना पुरस्कार थे और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा। मतलब यह समझ लीजिए कि गांधी है और इरविन है। ठीक है, तो गांधी को जितने भी लाभ हुए थे वे सब क्या है? सांत्वना पुरस्कार है। ठीक है, और जो इरविन ने जिन जिन बातों की सहमति ले ली, जिन जिन बातों में हामी भर दी, वे सभी बात इरविन का क्या था? इरविन का आत्मसमर्पण था। इरविन का क्या था? इरविन का आत्मसमर्पण था। इरविन क्या था? आत्मसमर्पण था। ठीक है, तो यही लिखा था जो एलन कैंपबेल जॉनसन था, जो इरविन का जीवनीकार था। उन्होंने बोला था कि जो महात्मा गांधी को जितने भी लाभ हुआ था वे सब सांत्वना पुरस्कार का, लेकिन जो इरविन ने जितने बातों में हामी भरी थी वे इरविन का आत्मसमर्पण था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा कि पूरी कंसेप्ट जो है कि गांधी इरविन समझौते में क्या क्या है।